तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज एक साथ कई चीजें होंगी और बहुत सारे सवाल आप लोगों के लगातार आ रहे थे। मैं पिछले 2-3 दिनों से ट्रैवल भी कर रहा था, पहले अमरोहा, फिर बुलंदशहर, रामपुर, मुरादाबाद। और ये सारी चीजें इसलिए थी क्योंकि शबनम की फांसी को लेके एक चर्चा शुरू हो गई थी। तो शबनम के बेटे को जिन्होंने पाला उसकी भी आपने कहानी सुनी। इस केस को जिन्होंने अंजाम तक पहुंचाया, जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिव अफसर आरपी गुप्ता, उस वक्त इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनकी भी आपने कहानी सुनी। रामपुर में मेरी जेलर से मुलाकात हुई और उनके साथ लंबी बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे पे नहीं, क्योंकि कई चीज़ें थी। और शबनम के बारे में भी सारी जानकारी दी कि जेल में क्या कैसे रूटीन है, क्या कुछ हो रहा है। सलीम के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, सलीम के बारे में भी जानकारी ली। वो इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े सवाल 2-3-4 उठ रहे हैं उसके आज जवाब देने की कोशिश करूंगा कहानी के जरिए। पहला ये कि वाकई शबनम को फांसी होगी और अगले कुछ दिनों में होगी, कुछ महीनों में होगी, या इस साल फांसी होगी ही नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या शबनम और सलीम की फांसी अलग अलग होगी या एक साथ होगी? तीसरा सवाल, इस देश में एक मेल और फीमेल को फांसी देने का जो तरीका है वो क्या अलग अलग है? जेल मैनुअल क्या कहता है? महिलाओं की फांसी अगर अलग है तो कैसे अलग है? पुरुषों की फांसी अलग है तो कैसे अलग है? चौथा, क्या फीमेल को फांसी देने के लिए जल्लाद भी फीमेल होनी चाहिए? जेल मैनुअल क्या कहता है, ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा फांसी घर को लेकर कि महिलाओं के लिए फांसी जो मथुरा जेल सुर्खियों में आया, क्या वाकई देश में सिर्फ महिला को फांसी देने के लिए मथुरा की एक जेल है जहां पे ये फांसी घर है? ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा क्या वाकई शबनम को अगर फांसी होती है तो वो देश की पहली महिला होगी जो फांसी पे चढ़ेगी, या इससे पहले करीब 65 साल पहले एक और महिला फांसी पर चढ़ चुकी है? उसकी सच्चाई क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी कहानी बताऊं उससे पहले कहानी एक फांसी की कहानी से ही शुरू करता हूं। और ये अभी वेडनेसडे की बात है, आज लास्ट वेडनेसडे की बात है, एक हफ्ता हो गया। ये खबर ईरान से आई है और कचोट देने वाली खबर है, ये दिल दहला देने वाली खबर है। ईरान में अलग अलग जुर्म के लिए पिछले महीने सजाए मौत का ऐलान किया गया, कुल 17 लोगों के नाम। इन 17 में 16 पुरुष थे और एक महिला, और इन सभी को सजाए मौत दी गई और फांसी पे चढ़ाने के लिए जो तारीख तय हुई वो थी लास्ट वेडनेसडे की। ये जो फांसी होनी थी, ये होनी थी जो ईरान की राजधानी तेहरान है उसके बिल्कुल में करीब एक जगह है कराज, और उसी कराज में ये रजाई शहर प्रिजन है। और कहते हैं कि ये जो प्रिजन है, ये जेल है, बहुत ही बदनाम है, क्योंकि यहाँ आमतौर पर खूंखार लोगों को रखा जाता है, कैदियों के साथ टॉर्चर की भी खबरें आती हैं। तो 17 लोगों को फांसी देनी थी लास्ट वेडनेसडे को। इनमें 16 पुरुष थे और एक महिला। सभी की नंबरिंग पहले से तय थी कि पहले किसे फांसी दी जाएगी, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन। उसी तरीके से 15, 16, 17वां आखिरी किसका? 17वां नंबर था एक महिला का, जो इकलौती महिला थी। लेकिन जो पूरी तैयारी थी वो ऐसी थी कि 17 के 17 को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया गया और उसके बाद एक एक कर सबको फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। तो अगर जो पहला जो फांसी पे चढ़ रहा है उसकी मौत को बाकी 16 लोग देख रहे हैं अपनी नंगी आंखों से, सामने खड़े होकर। तो हर मौत को, मौत की सजा पाने वाला दूसरा शख्स देख रहा है लाइव। तो पहले की फांसी हुई, अब दूसरे को चढ़ना, तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। एक फांसी की सजा पानी, फांसी पे चढ़ना, और एक होता है खुद की मौत से पहले दूसरे की मौत को देखना। जो पहला शख्स था जिसे फांसी हुई, शायद वो थोड़ा खुशकिस्मत था क्योंकि वो बाकी लोगों की मौत नहीं देख पाया। तो आखिरी नंबर उस महिला की थी। अभी ये महिला कौन है और उसका जुर्म क्या था? इस महिला का नाम है अली रजा जमानी। अली रजा जमानी के जो शौहर हैं, जो पति हैं, वो ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री में काम करता है और एक तरह से एक एजेंट है। इनके बच्चे भी हैं। तो अली रजा जमानी और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था और इसी झगड़े के दौरान
अली रजा जमानी के पति की मौत हो जाती है। पुलिस आती है, अली रजा जमानी को गिरफ्तार कर लेती है। मुकदमा होता है। अली रजा जमानी के वकील कहते हैं कि ये असल में जानबूझ के कत्ल नहीं हुआ, बल्कि खुद को डिफेंस के तहत अपना डिफेंड करते हुए वो अपने आप को बचा रही थी और इसी हाथापाई में चोट लग गई और जिसकी वजह से उसके पति की मौत हो गई। लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को माना नहीं और अली रजा जमानी को सजाए मौत दे दी। इसके बाद लास्ट वेडनेसडे को फांसी की तारीख तय हुई। अली रजा जमानी वहां पहुंची और 17वां नंबर उसका था और ये 17 फांसी होनी थी। ईरान में हाल के वक्त में एक साथ 17 लोगों को फांसी देने का ये पहला मौका था। इससे पहले 2013 से पहले ऐसा हो चुका था जब 20 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई थी। लेकिन 2013 के बाद से ये पहला मौका था जब एक साथ 17 लोगों को एक ही जेल में एक एक कर फांसी पे चढ़ाया जाना था। ईरान में एक कानून है, एक रूल ये है कि जिसको भी फांसी की सज़ा होती है, जब वो फांसी पे चढ़ता है तो अगर उसको जिस चीज़ पे खड़ा किया जाता है, चाहे वो कुर्सी हो या टेबल हो, तो उसको लात मारने का या पैर से उसको धक्का देने का ताकि वो गिर जाए और फांसी उसके गले में फंदा कस जाए, उस परिवार को ये राइट दिया जाता है जिस परिवार की मौत हुई है और जिस मौत के लिए सामने वाले को फांसी की सजा हुई है। तो यहाँ अली रजा जमानी ने, चूंकि उसके ऊपर अपने ही शौहर के कत्ल का इल्ज़ाम था, तो उसकी अपनी जो सास थी जिसका नाम था फातिमा असल माही, तो फातिमा को ये राइट दिया गया कि आप अपनी बहू के इस फांसी को कंप्लीट करने के लिए आप उसकी कुर्सी को या टेबल को लात से मारकर गिरा देंगे। सास वहां मौजूद थी, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। एक एक कर फांसी का जो नंबर था वो शुरू हो चुका था। कहते हैं करीब 7-8 फांसी हो चुकी थी और वो लगातार देख रही थी जमानी, अलरजा जमानी। लाइव मौत देखते हुए उसको अजीब सी बेचैनी हुई और चूंकि उसके मन में ये भी था कि अब एक नंबर उसका भी आना है और उससे पहले इतनी मौत को वो देखकर घबरा गई और इसी घबराहट में उसे दिल का दौरा पड़ा और वो जहां बैठी थी वहीं गिर गई। चूंकि डॉक्टर वहां मौजूद थे, वो आए, वहां देखा उन्होंने, वकील भी मौजूद थे अलरजा जमानी के। तो अलरजा जमानी को उठाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, उसकी मौत हो चुकी थी। उसको हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था और दिल का दौरा दहशत की वजह से पड़ा था क्योंकि वो अपने सामने फांसी पे लोगों को टंगते हुए देख रही थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तो दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कायदे से अब इस मौत के बाद उसको वहां से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और फिर आखिरी रस्म जो है उसको दफनाने का और ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन ईरान का एक ऐसा कानून बीच में आ गया जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। ईरान के कानून के हिसाब से जब मौत की सजा दी गई है तो जब तक आखिरी वो रस्म पूरी नहीं होगा, मतलब उसके गले में फंदा डालकर और जिसके कत्ल के लिए उसे फांसी दी गई है उसका कोई परिवार का सदस्य लात नहीं मारता उस टेबल या कुर्सी पर, तब तक ये मौत कंप्लीट नहीं होगी। इस कानून का पालन करने के लिए आखिर में जब 16 लोगों की फांसी हो गई, 17वां नंबर जो था वो जमानी का था, अली रजा जमानी का। इसकी लाश को उठाया गया, लाश के गले में फंदा डाला गया और फंदा डालने के बाद इसकी सास से कहा गया कि आप लात मारिए उस टेबल या कुर्सी पर। फातिमा असल माही ने, जो अलरजा की सास थी, उसने यही काम किया। उसने कुर्सी या टेबल को लात मारी। कुछ सेकंड तक अलरजा की लाश झूलती रही और फिर उसको उतारा गया नीचे और उतारने के बाद फिर उसको ले जाकर दफना दिया गया। मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है और उस डेथ सर्टिफिकेट में मौत की जो वजह लिखी गई वो फांसी नहीं, हैंगिंग की वजह से मौत नहीं, बल्कि लिखा गया हार्ट अटैक, कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन इस खबर ने दुनिया भर के लोगों को बेचैन कर दिया। इसलिए बेचैन किया कि इस तरह की अमानवीय हरकत, कि एक लाश को भी आप फंदे पे टांग रहे हैं, वो गलत है। और दूसरा, वो अपने पूरे मुकदमे के दौरान अली रजा ने यह कहा था कि उसने कत्ल जानबूझकर नहीं किया, बल्कि अपने और अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद में गलती से वो मारा गया।
तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन माफ़ी तो छोड़िए, फांसी देखकर दिल का दौरा पड़ा, वो मर गई और उसके बावजूद उसकी लाश को टांग कर आखिरी रस्म अदा की गई। इसको लेके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो एक्टिविस्ट हैं वो और पूरी दुनिया में गुस्सा है ज़बरदस्त कि ऐसा क्यों है। ईरान में फांसी आम बात है और वहाँ ख़ासतौर पर जो फांसी दी जाती है, कुछ चीज़ें को लेके बड़ा सख्त कानून है। गे, अगर कोई गे है, लेस्बियन है और ये साबित हो जाता है तो वहाँ सीधे सजाए मौत है। शादी के बाद अगर किसी और के साथ रिश्ता है तो भी उसके लिए सीधे सीधे सजाए मौत है। यहाँ तक के ईरान में बच्चों को भी फांसी दे दी जाती है। 12 साल के बच्चों को भी फांसी पे वहाँ पे लटकाया गया है। अकेले 2018 में 6 बच्चों को वहाँ फांसी दी गई थी। इनमें से 2 बच्चों को तो पता भी नहीं था कि उन्हें फांसी की सजा हुई। जब फांसी दी जानी थी उससे कुछ मिनट पहले उन्हें पता चला। और अब तक वहाँ पे ईरान में जो नई सरकार है, 2013 के बाद से अब तक 114 महिलाओं को फांसी दी गई है ईरान में 2013 के बाद से अब तक। और लास्ट वीक ही जब ये फांसी दी गई अली रिजा को, उससे पहले अलग जेल में 3 और महिलाओं को फांसी दी गई थी। तो ये ईरान की कहानी थी फांसी की। मैंने इसलिए इससे शुरुआत की कि चूंकि बात आगे फांसी की करूँगा तो ये कहानी आपको सुननी चाहिए। और इसलिए कि इस कहानी में ऐसी चीज़ थी कि मतलब दिल को कचोट दे कि एक आप मुर्दे को कैसे किसी भी नियम कानून के नाम पर और लात मारने के नाम पर कि परिवार का हक है, आप एक लाश को टांग सकते हैं। अली रिजा की सास भी ये कह सकती थी कि अब वो मर चुकी है, मेरा भी गुस्सा खत्म हो गया, आप रहने दीजिए, आप मत टांगिए, मैं लात नहीं मारूंगी। लेकिन सास ने भी ऐसा नहीं किया और उसने लात मारी उस कुर्सी और टेबल पर। तो ये थी कहानी। अब वापस आते हैं शबनम की कहानी पर। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, शबनम की फांसी कब होगी? अगर आप मुझसे पूछे मेरी राय, मुझे नहीं लगता है कि इस साल शबनम की फांसी होगी, या कम से कम 6 महीने का तो मैं दावा करता हूं कि फांसी नहीं हो सकती है। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हो जाऊं, क्योंकि कई बार कई चीज़ें कभी भी पलट जाती हैं। लेकिन अपने तजुर्बे से कह रहा हूं कि 6 महीना तो भूल जाइए, और हो सकता है ये पूरे साल में भी फांसी ना हो। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, आपको निर्भया के गुनहगारों की फांसी के दौरान में तफसील से डिटेल में बहुत सारी चीजें सुनाई थी। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2014 का, जो कहता है कि अगर कोई एक क्राइम जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हों और उन सबको मौत की सजा मिलती है, तो उन सभी को मौत एक ही वक्त में और एक ही जगह पे तो नहीं, अगर फीमेल और मेल है, बट एक ही तारीख और एक ही वक्त में उन्हें फांसी दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट 2014 में एक रूलिंग दिया था जिसमें ये कहा गया था। याद कीजिएगा, जब निर्भया के 4 गुनहगारों में से 3 ने अपने सारे लाइफलाइन इस्तेमाल कर लिए थे, मर्सी पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, एक एक करके सब इस्तेमाल कर रहे थे ताकि फांसी की तारीख बढ़ती जाए। आखिर में एक बचा था। तब ये मुद्दा उठा था कि 3 के सारे लाइफलाइन खत्म हो चुके हैं, क्यों ना उनको फांसी दे दी जाए। तब यही मुद्दा उठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, चूंकि ये गुनहगार चारों जो जुर्म किया था एक साथ किया था, तो ऐसा नहीं है कि एक की लाइफलाइन खत्म हो जाएगी, उसको पहले आप फांसी दे दीजिए, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। नहीं, एक साथ एक ही तारीख में एक ही वक्त पर इन्हें फांसी दी जाएगी। और वैसा ही हुआ, इन चारों को एक साथ एक ही वक्त में फांसी दी गई थी। अब यहाँ शबनम का केस ये है कि शबनम के लाइफलाइन लगभग खत्म हो चुके हैं। एक नया लाइफलाइन अभी लास्ट संडे को आया, जब उसने दोबारा से मर्सी पिटीशन अपने बेटे की अपील के बाद गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के पास भेजा है। अब ये भेजा है तो अब इस पे फैसला होना है, तो जब तक फैसला नहीं होता तब तक ब्लैक वारंट नहीं आएगा। ये एक है। अब दूसरा आइए, सलीम का क्या हुआ? सब शबनम की फांसी की बात कर रहे हैं, सलीम की फांसी की कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि जुर्म दोनों ने एक साथ किया, मिलकर किया। तो उसकी फांसी की चर्चा क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह है, सलीम के अभी 3 से 4 लाइफलाइन बचे हुए हैं। सलीम ने जब 2015 में शबनम ने मर्सी पिटीशन भेजी तो सलीम ने नहीं भेजा। सलीम ने उसके बाद अभी हाल में भेजा, जब जेलर ने उससे पूछा कि भाई आपके सारे लीगल राइट्स खत्म हो गए हैं, कुछ है जो बचे हुए, आप उसका इस्तेमाल करोगे, ये मान लिया जाए कि आप चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, तब सलीम ने मर्सी पिटीशन भेजी। अब वो मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास अभी पेंडिंग है और ये पहली मर्सी पिटीशन है।
नया जो रूल है उसके हिसाब से अगर प्रेसिडेंट उसकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं तो उस खारिज मर्सी पिटीशन को भी वो चैलेंज कर सकता है उसी जगह पर कि आप मुझे रीजन बताएं कि आपने मुझे रहम क्यों नहीं दिया, आपने दया याचिका क्यों खारिज की। तो दो ऑप्शन, इसके बाद रिव्यू पिटीशन, इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन, कि कहीं पे कुछ पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोई गलती हुई, उसको सुधार की गुंजाइश है। तो 3 से 4 अभी सलीम के पास लाइफलाइन बचे हुए हैं, और इन 3 से 4 लाइफलाइन को अगर आप महीने महीने भी जोड़े, बहुत जल्दी सारे काम छोड़ के इन्हीं का किया जाए, तो भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि हाल फिलहाल में फांसी होगी नहीं। और जब तक सलीम के सारे लाइफलाइन खत्म नहीं हो जाते तब तक शबनम की फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कि दोनों का जुर्म एक है, 7 कत्ल दोनों ने मिलकर किए, एक ही वक्त में किए, तो फिर दोनों को अलग अलग मौत नहीं दी जा सकती, एक ही दिन जाएगी। तो सलीम के लाइफलाइन की वजह से शबनम की लाइफलाइन अभी बढ़ती जाएगी, और यही वजह है कि फिलहाल शबनम की फांसी हाल फिलहाल में हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 महीना मिनिमम मान लीजिए, बल्कि मुझे ये लगता है कि 2021 में सवाल ही नहीं है कि फांसी हो, अगर सब कुछ बहुत तेजी से नहीं हुआ तो, क्योंकि ये तो लाइफलाइन, अभी शबनम में भी कुछ अड़चने आ सकती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है, तो वहां पे भी ये मामला फंसा रहेगा। तो पहली तस्वीर क्लियर ये है कि फिलहाल शबनम की फांसी नहीं होगी जब तक सलीम का रास्ता क्लियर नहीं हो जाता, और फांसी होगी तो दोनों को एक साथ होगी। बेशक जेल अलग अलग हो, लेकिन फांसी एक साथ होगी। बहुत मुमकिन है कि दोनों को एक ही जेल में भी फांसी हो। अब दूसरा सवाल, मथुरा में महिलाओं को फांसी देने की सुविधा है, ये सवाल उठ रहा है, और इस चक्कर में मथुरा के जेल सुर्खियों में भी है। तो ऐसा क्यों है? क्या महिलाओं को फांसी देने के लिए अलग फांसी घर है और पुरुषों के लिए अलग है, तरीका अलग है? तो ये भी बिल्कुल गलत है। असल में जेल मैनुअल में जो जिक्र है, 1956 का जेल मैनुअल है यूपी का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि चूंकि करीब 1870 की बात है, 150 साल या कितने हुए हैं, मैं एग्जैक्ट साल भूल रहा हूं, जब मथुरा का जेल बना, अंग्रेजों ने बनाया, तब उस वक्त बहुत सारी महिला बंदियां थी और वहां उनको फांसी दी गई। तो मथुरा की जेल में महिला को फांसी दी गई, यूपी के कुछ और जेलों में भी दी गई, लेकिन आखिरी में जो था वो मथुरा के जेल में अंग्रेजों के जमाने में फांसी दी गई। और अंग्रेजों ने तब जब ये मथुरा जेल बना रहे थे और उन्हें मालूम था कुछ कन्विक्ट महिला है जिनको सजाए मौत मिल चुकी है, तो उन्होंने वहां एक फांसी घर बनाया, और वो फांसी घर इस नाम पे बना कि यहाँ इन महिलाओं को फांसी दी जाएगी। तो यहाँ से ये चर्चा में आ गया कि मथुरा जेल में महिलाओं के फांसी के लिए अलग से इंतजाम है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फांसी का तख्ता, लीवर, वो जगह, वो सब वैसी होती है जैसे किसी पुरुष को फांसी देने के लिए होती है। जेल मैनुअल में तरीका भी वही है, यहाँ तक कि यूपी जेल मैनुअल में या देश के किसी भी जेल मैनुअल में फांसी देने के लिए जल्लाद का जो नाम लिखा गया है, जल्लाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जल्लाद के आगे पीछे कहीं मेल और फीमेल नहीं लिखा है, सिर्फ जल्लाद लिखा है। यानी ये डिफाइन नहीं है जेल मैनुअल में कि जल्लाद महिला होगी या जल्लाद पुरुष होगा, कोई भी हो सकता है, वरना स्पेसिफिक लिखा होता है कि जल्लाद एक आदमी ही हो सकता है या जल्लाद एक औरत ही हो सकती है। पुरुष को जल्लाद पुरुष ही फांसी दे सकता है और महिला को, जो महिला जल्लाद है, वही फांसी दे सकती है। ये जेल मैनुअल में कहीं नहीं, वहां शब्द सिर्फ जल्लाद का है। तो अगर मान लीजिए शबनम को फांसी होती है तो फिर वहां पे जल्लाद का कोई इशू नहीं है कि महिला ही फांसी देगी, ये क्लियर है। फांसी के फंदे पे लटकाना, महिला का वेट भी उसी तरीके से लिया जाएगा, रस्सी के नाप भी वैसी होंगे, रस्सी की गांठें भी वैसी होंगी, तख्ता भी वही होगा, लीवर भी वही होगा, खींचने का तरीका भी वही होगा, जल्लाद भी वैसा ही होगा। और जो जेल मैनुअल के हिसाब से फांसी के वक्त कितने लोगों की मौजूदगी है, जो 10 से 11, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, जेलर हो, डॉक्टर हो, आपका स्वीपर हो, जल्लाद हो, गार्ड हो, ये उतने ही होंगे, अलग कुछ नहीं होगा। हाँ, सिर्फ इतना होगा कि चूंकि एक महिला है तो वहां पे महिला गार्ड जरूर होगी और महिला गार्ड ही उसको लेकर उस तख्ते तक आएगी। सिर्फ इतना फर्क है कि एक महिला को पुरुष लेकर नहीं आएगा। तो बस महिला गार्ड होगी अगर महिला को फांसी दी जा रही है। इसके अलावा महिला और पुरुष को फांसी देने में कहीं भी कोई अलग बात, अलग चीज है ही नहीं। तो ये भी क्लियर है कि जेल मैनुअल के हिसाब से कोई अनोखी चीज नहीं होती है। महिला को फांसी देने के तरीके में सेम होता है, सब कुछ, फंदा भी सेम वैसे ही कसा जाता है, रस्सियां भी वैसी होती हैं, जैसा मैंने बताया, तख्ता से लेके लीवर, जल्लाद, वो रुमाल, वो टाइमिंग, वो सब कुछ वैसे ही होता है। सुबह के वक्त जो फांसी होती है वो भी महिलाओं के लिए है। तो
यहाँ पे कि महिला को फांसी अलग तरीके से होगा, ये इसको दिमाग से निकाल दीजिए, ये बिल्कुल सेम। अब ये दो क्लियर हो गई। अब जो बड़ा सवाल एक और कि क्या शबनम वाकई देश की पहली महिला है जिसको फांसी दी जानी है या फिर ये दूसरी है? इसको लेके बहुत बहस हो रही है। मैंने इसको लेके काफी रिसर्च किया, स्टडी किया, ढूंढा, लेकिन इस बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं है। लेकिन एक 4 जनवरी 1955, 4 जनवरी 1955 का एक आर्टिकल है और एक न्यूज़पेपर में यह खबर छपी है, और उस खबर के हिसाब से 4 जनवरी 1955, 3 जनवरी 1955, 3 जनवरी 1955 को दिल्ली में रतनबाई जैन नाम की एक महिला को फांसी दिया गया और वो देश की पहली महिला थी जिसे फांसी दी गई। इसके अलावा एक एशियन ह्यूमन राइट्स की भी रिपोर्ट है जिसमें यह मेंशन है कि 3 जनवरी 1955 को रतनबाई जैन नाम की एक महिला को दिल्ली में फांसी दी गई थी। अब यहाँ एक साथ 2-3 सवाल उठ रहे हैं। 1955 मतलब कि 65 साल हो गए। 65 साल पुरानी रतनबाई जैन का क्राइम क्या था? कहीं पे कोई रिकॉर्ड है? मैंने दिल्ली पुलिस के पुराने जो अफसर हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, और तिहाड़ जेल के अपने सुनील गुप्ता जी, उनसे भी बात की, और दिल्ली के जो गैजेट्स हैं उससे भी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली। सिर्फ इतना मिला कि रतनबाई जैन शादीशुदा थी, उनका एक पति था। बाद में उन्हें डाउट हुआ कि उनका पति का 3 लड़कियों के साथ रिश्ता है, और इस बात से वो बहुत गुस्सा हुई और फिर उन्होंने पति को तो कुछ नहीं किया, उन तीनों लड़कियों को जहर देकर मार डाला और तीनों की मौत हो गई। बाद में रतनबाई जैन पकड़ी गई और फिर अदालत ने उन्हें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट, सबने फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि 3 लड़कियों को जहर देने की बात थी। और फिर 3 जनवरी 1955 को उन्होंने दिल्ली में उन्हें फांसी दे दी गई। अब यहाँ पे दो चीजें कि 3 जनवरी 1955 को दिल्ली में फांसी कहाँ दी गई? तिहाड़ जेल 1958 में बना, मतलब रतनबाई जैन को अगर फांसी हुई तो उसके 3 साल के बाद। तो 58 से पहले दिल्ली में एक और जेल थी जिसे दिल्ली जेल के नाम से पुकारा जाता था, और ये दिल्ली जेल जो अभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आप में से बहुत सारे लोग अगर जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में आए हैं, गए हैं, ये दिल्ली गेट के नजदीक है और बहुत ही शानदार कॉलेज है मेडिकल का, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। ये आईटीओ के बराबर में है और दिल्ली गेट के करीब है। तो इसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पहले जेल हुआ करती थी और उसे दिल्ली जेल के नाम से जाना जाता था। तो कहते हैं कि इस जेल में ही रतनबाई जैन को फांसी दी गई थी। 3 लड़कियों को जहर देकर मारने के इल्जाम में 1955 में दिल्ली की थी, और जब उनको फांसी दी गई तब उनकी उम्र 35 साल थी, 35 ईयर्स। इससे ज्यादा जानकारी कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी कोशिश पूरी है इस जानकारी को और जुटाने की, डिटेल में लाने की। वो लड़कियां कौन थी, क्या कहानी, उनके पति का बैकग्राउंड क्या था, उनका परिवार का कोई शख्स अभी है दिल्ली में, नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ हूँ, और कहीं से भी कोई ऐसी जानकारी मिले मैं आप तक जरूर लाऊंगा। और ये भी कि वाकई रतनबाई जैन इस देश की पहली महिला थी जिन्हें फांसी हुई और शबनम दूसरी होगी, या फिर शबनम पहली थी और रतनबाई जैन की ये कहानी ऐसी ही थी। तो इस सच्चाई को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। एक जानकारी और, जब पूरी फांसी की बात हो रही है और चूंकि अब शबनम की दया याचिका भी जो है वो फिर से एक बार राष्ट्रपति के पास गई है, तो हमारे दीपक ने कुछ रिसर्च करके भेजा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आपको भी सुनना चाहिए। हमारे यहाँ जितने अब तक प्रेसिडेंट हुए उन्होंने कितनी दया याचिका खारिज की और कितने को एक्सेप्ट किया, मतलब उम्र कैद में बदल दिया। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दौर में, कार्यकाल में, जब वो प्रेसिडेंट रहे, उनके पास जो दया याचिका आई थी उसमें से 181 दया याचिका उस वक्त आई थी उनके पास, 181 मर्सी पिटिशन, जिसमें से उन्होंने एक को खारिज कर दिया और उसको उम्र कैद में बदल दिया। बाकी 180 की मर्सी पिटिशन को उन्होंने कबूल नहीं किया,
मतलब उनकी मौत की सजा को कम नहीं किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दौर में 181 आए मर्सी पिटीशन, एक को उन्होंने उम्र कैद में बदल दिया, 180 को बिल्कुल नहीं बदला और उन्हें माफी नहीं दी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास जब वो प्रेसिडेंट थे कुछ 57 मर्सी पिटीशन आए, बल्कि 57 मर्सी पिटीशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और रहम नहीं किया, माफी नहीं दी। कुल मिला के 57 ही उनके कार्यकाल में आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के टाइम में, और 57 के 57 में किसी को भी उन्होंने माफी नहीं दी, मतलब मौत की सजा बरकरार रही। इसके बाद जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने 22 मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट किया और मतलब किसी को भी माफी नहीं दी। 22 मर्सी पिटीशन थी, सबको रिजेक्ट कर दिया एक तरह से, और किसी को भी हालांकि उनके कार्यकाल में फांसी नहीं दी गई थी। वीवी गिरी जब आए तो इनके पास कुल 3 मर्सी पिटीशन आए थे और इन्होंने तीनों के तीनों को रिजेक्ट कर दिया था। फखरुद्दीन अली अहमद और एन संजीवन रेड्डी जब प्रेसिडेंट बने, फखरुद्दीन अली अहमद और संजीवन रेड्डी, तो इनके दौर में एक भी मर्सी पिटीशन कोई आ ही नहीं, तो फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं था। ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे तब इन्होंने 30 मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था और 2 को इन्होंने फांसी से उम्र कैद में उसकी सजा को बदल दी थी। तो 32 आए थे ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में, 30 को रिजेक्ट किया, 2 को उम्र कैद में बदल दिया। आर वेंकट रमन जब प्रेसिडेंट बने तब इन्होंने 45 मर्सी पिटीशन को खारिज किया, जबकि 5 को एक्सेप्ट किया था। तो मतलब कुल 50 आए इनके पास इनके कार्यकाल में जब ये प्रेसिडेंट थे, तो 45 को रहम नहीं किया, 5 के साथ रहम दिखाते हुए उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। शंकर दयाल शर्मा के पास कुल 18 मर्सी पिटीशन आई और उन्होंने इस 18 के 18 को खारिज कर दिया, मतलब किसी को भी माफी नहीं दी। के.आर. नारायणन के पास एक भी मर्सी पिटीशन नहीं आई जब वो प्रेसिडेंट थे। एपीजे कलाम साहब जब प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने 2 मर्सी पिटीशन इनके पास आई एपीजे कलाम साहब के दौर में, और इन 2 में से इन्होंने एक को रिजेक्ट कर दिया और एक की सजा को फांसी से बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो एपीजे कलाम साहब के दौर में सिर्फ 2 और 50-50, एक का रिजेक्शन और एक को उन्होंने एक्सेप्ट किया। प्रतिभा पाटिल जी जब प्रेसिडेंट बनी तब इन्होंने 34 मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया था, 34, और जबकि 5 को एक्सेप्ट किया। मतलब टोटल इनके पास 39 आए, 34 को इन्होंने रहम देने से मना किया, 5 की सजा कम कर दी, यानी कि सजाए मौत से उम्र कैद में बदल दिया। प्रणब मुखर्जी जी जब प्रेसिडेंट बने तो प्रणब मुखर्जी जी अभी रामनाथ कोविंद जी से पहले वही हमारे आखिरी राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने कुल 31 मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया था, जबकि 4 को एक्सेप्ट किया और 4 की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तो ये पूरा लेखा जोखा है अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक। अब रामनाथ कोविंद जी हैं और इनके दौर में जो होगा पूरा फिगर बाद में ही आएगा। तो ये फांसी मर्सी पिटीशन ईरान देश की पहली शबनम होगी या फिर रतनबाई पहली थी, ये सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की। तो आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।